हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल जुगनू राज पे। मैं फिर से उपस्थित हूँ अपने नए वीडियो के साथ, और आज हम इस वीडियो के माध्यम से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कराने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले सेशन में आप लोगों ने देखा था, 1 से 50 तक का क्वेश्चंस को हमने करवाया था, और शेष 50 क्वेश्चंस को जस्ट अभी कराने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस जो है ना, बिहार बोर्ड के बहुत सारे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस इसी टाइप का हुआ करता है। तो आप इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहिएगा, और एक एक करके हम क्वेश्चंस को लेकर के आगे क्यों बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न जो है 51 का क्या कहा जा रहा है, देखते हैं। कहता है एक समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी परिमिति होगा। तो क्षेत्रफल को हम ए से सूचित करेंगे, और ए बराबर दे दिया है आपका कितना, 4√3। और इसका क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होता है क्या, √3/4 और गुणे में ए स्क्वायर बराबर में कितना है, 4√3। देख सकते हैं √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। ए स्क्वायर बराबर अगर जो देखा जाए तो आप कह सकते हैं 4 गुणे की 4 आएगा, ठीक है ना। तो ए का वैल्यू मेरा निकल के आ जाएगा 4। और बात किया जा रहा है परिमाप का, तो परिमाप बराबर होता है क्या, चूँकि त्रिभुज की 3 भुजाएं, तीनों भुजाएं आपस में इक्वल 3a, यानी कि 3 गुणे में ए का वैल्यू कितना है, 4 सेमी। तो 4×3 = 12 सेमी, यानी यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर बी को टिक कर सकते हैं। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 50। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम यहाँ से 52 का। बोला जा रहा है दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, x² अनुपात y², x² अनुपात y², ठीक है ना। तो कहता त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि क्षेत्रफल का अनुपात की बात किया जाए, क्षेत्रफल का अनुपात a1/a2, यानी a1 में a2 बराबर होता है यहाँ पे r1² में r2², ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो। यदि हम यहीं पे बात करें ना, अगर जो r1/r2 की बात करें, r1/r2 यानी कि त्रिज्या के अनुपात की बात किया जाएगा, तो यहाँ पे आपका चला जाएगा अंडर रूट या स्क्वायर रूट कह सकते हैं a1 में क्या आएगा, a2। और यही काम हम करने जा रहे हैं, यानी कि क्षेत्रफल का अनुपात है x² अनुपात y²। तो यहाँ से a1/a2 का वैल्यू यदि हम पुट करते हैं तो आपका क्या आएगा, देखिएगा टोटल रूट में चला जाएगा, x² ऊपर जाएगा, और साथ ही साथ नीचे आएगा क्या, y², जहाँ से स्क्वायर रूट निकलेगा क्या, x अनुपात हो जाएगा क्या, y। अब देखते हैं ऑप्शन में x² y², ये नहीं होगा, अंडर रूट x ये भी नहीं हो सकता। बट शेष दो और ऑप्शन है जिसमें हमें इस ऑप्शंस को क्या करना है, ऑप्शंस को सुधारना है। जहाँ पे यहाँ आपका ऑप्शन आएगा x अनुपात y, और साथ ही साथ यहाँ से इसका अगला ऑप्शन जो है ना, इसका अगला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी जो है ना, हमने लिखा था x³ और अनुपात में आपका y³। तो यहाँ से आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो यानी कि इसका आंसर निकल के आया x अनुपात में y, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और भी इसी तरीके से इसी क्वेश्चन से रिलेटेड हम कुछ बात कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन से यदि संख्यात्मक हो, जैसे दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात यदि मेरा दिया रहे 4:9 रहे, और पूछे त्रिज्या का अनुपात, त्रिज्या जब भी पूछेगा तो स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है ना। यानी कि इसका स्क्वायर रूट आएगा 2 और इसका आ जाएगा 3, 2:3। यदि इसी से अगर जो त्रिज्या दिया रहे और क्षेत्रफल पूछे तो हम स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 3 यदि 5 दिया हुआ है, 3:5 दिया हुआ है, यदि त्रिज्या का रेशियो क्षेत्रफल पूछे तो 3×3 = 9, 5×5 = 25, यानी कि 9:25 कर सकते हैं। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम बातचीत करेंगे यहीं पे। क्वेश्चन नंबर बातचीत करेंगे जो है ना 53 का। क्वेश्चन नंबर 53 की बातचीत किया जाए, कहता है कि अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। देखिए, अर्धगोले में दो सतह, एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र अर्धगोले की बात किया जा रहा है, ये आपका मान लिया जाए कि अर्धगोला है। तो वक्र इसका जो होता है ना, वक्र में केवल यही पार्ट आता है नीचे, ये बाहरी पार्ट जो होता है सो ये। बट संपूर्ण की बात किया जाए तो ये भी हो जाता है, ठीक है ना। तो वक्र यदि कहेगा, यानी कि ए कहेगा, तो आपका यहाँ पर इसको लेंगे 2πr, 2π। जब भी वक्र की बात करेगा तो 2πr² करेंगे, बट यदि संपूर्ण की बात करेगा तो इस बराबर फार्मूला हो जाएगा आपका 3πr²।
ठीक है ना, 3πr²। तो आप ऑप्शन के अनुसार टिक आउट कर सकते हैं, यानी कि इसका आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर टिक आउट कर सकते हैं बी, ठीक है ना, 3πr²। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 54 का। क्वेश्चन नंबर 54 में बोलता है कि h ऊंचाई तथा r त्रिज्या वाले किसी शंकु के तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ पे कई को बातें निकल के आती हैं। जब बात आती है शंकु का, तो शंकु जस्ट लाइक आपका ऐसे बनता है, यहाँ पे आपका बन गया शंकु, ये इसकी ऊंचाई हो गया, ये नीचे त्रिज्या हो गया, यानी कि आपका ये जो है ना त्रिज्या हो जाएगा r, ये आपका l हो जाएगा और ये h हो जाएगा। इन तीनों के बीच रिलेशन देखा जाए ना, तो यहाँ से हम कह सकते हैं, तीनों के बीच रिलेशन की बात किया जाए तो यहाँ पे आपका यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। एक फार्मूला आता है L² बराबर में होता है h² प्लस में r², ठीक है। तो ये आपका मुख्य तौर पे ये फार्मूला है। बट अगर जो इससे रिलेटेड r² बराबर कहा जाए, h² बराबर कहा जाए, तो L² से हम दोनों को एक एक करके घटाने का काम करें। बट अभी देखिए L² बराबर h² प्लस r², तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे यहाँ से, क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 55 का। क्वेश्चन नंबर 55 का फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कहा जा रहा है, बोलता है किसी आंकड़े का माध्य 27 एवं माध्यिका 33 हो तो बहुलक का मान होगा। देखिए इससे कई एको प्रश्न बनते हैं, बट यहाँ पे बातचीत किया जा रहा है किसका, तो बातचीत किया जा रहा है क्या, बहुलक का। तो हम सबसे पहले इन तीनों के बीच मूल रिलेशन को समझते हैं। यानी कि एक बहुलक के लिए फार्मूला होता है, बहुलक बराबर यदि फार्मूला देखा जाए, बहुलक बराबर फार्मूला देखा जाए, है ना, तो बहुलक के लिए जो फार्मूला होता है, बहुलक के लिए यदि फार्मूला देखा जाए तो यहाँ पर होता है 3 गुणे माध्यक, माइनस में हो जाता है 2 गुणे माध्य, ठीक है। तो हमें ये फार्मूला याद रखना, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस में 2 गुणे माध्य। तो यहाँ से एक एक करके रखना है, माध्यिका या माध्यक सेम चीज़ है, तो यहाँ पे 3 गुणे 33 करेंगे, 3 गुणे 33 आ जाएगा, माइनस में क्या आएगा 2 गुणे आपका 27 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 33 दिया आपका हो जाएगा 99, 27 दूनी की क्या होगा 54, 27 दूनी की 54, सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 45। यानी कि आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर कितना में 45 है। यदि क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर देखा जाए तो ये फार्मूला मुख्य तौर पे आपको याद रखना है, ठीक है ना। बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। और अब आंसर की बात किया जाए तो आंसर इसका निकल के आया 45। चलिए तो 45 फटाफट हम टिक आउट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, सॉरी आंसर इसका आ जा रहा है 45। तो ऑप्शन नंबर हम टिक आउट कर देंगे, किसको, सी को टिक आउट करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 56 में, क्वेश्चन नंबर 56 की बात किया जाए तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 माप होती है, पिछले वीडियो में हम बना रखा है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कौन कौन है। तो माप है यहाँ पे आपका, माप की बात किया जाए तो माध्य है, बहुलक है, और क्या है माध्य या माध्यिका हो जाता है, ठीक है ना। बट यहाँ पे माध्य ही लिख रखा, माध्यक भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन नहीं है की बात कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये सभी जो है ना इनकरेक्ट है, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की नहीं की बात किया तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मानक विचलन। तो हमें याद क्या रखना कि है कौन है, यदि ये बात हमें क्लियर होता तो नहीं है वाली बात निकल के आ जाता। तो क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 56 के बाद आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 की बात कर रहे हैं, प्रेक्षण बोला जा रहा है यहाँ पे आपका 14, 15, 13, 16, 14, 15, 17, 13, 15 का बहुलक होगा। तो बहुलक हम किसे कहते हैं, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होता है, जो किसी प्रेक्षण में सबसे अधिक बार आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 14 भी समथिंग 2 टाइम्स आया है, बट 15 जो है ना 3 टाइम्स आया। और भी कुछ संख्याएं हैं जो कई एको टाइम्स आए, बट सबसे मैक्सिमम बार आने वाली संख्या 15 है। तो इसका आंसर जो है ना 15 हो जाएगा बहुलक, ठीक है ना। यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं लगाना है, बट ये डायरेक्ट सिलेक्ट कर लेना वैसी संख्या जो सबसे अधिक बार आया हो। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे यहाँ पे 58 का। क्वेश्चन नंबर 58 की
बातचीत किया जाए तो कह सकते हैं परीक्षण 8, 12, 7, 14, 6, 13, 15 का माध्यक है। माध्यक क्या कहते हैं? तो यानी कि सबसे पहले माध्यक यानी सबसे पहले डाटा को अरेंज करेंगे या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, और इसके बाद देखेंगे बीच वाले जो वैल्यू होगा वही माध्यक होगा। आइए सजाते हैं। यहाँ पे सबसे छोटा कौन है? तो यहाँ पे आपका 6 आएगा। 6 के बाद क्या आएगा? 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद कौन आएगा? तो 8 के बाद आपका आ जाएगा 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14 आएगा। 14 के बाद आपका आ जाएगा 15। ठीक है, तो कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका मिड वैल्यू कौन है, यानी कि बीच का मान कौन है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12 है। यानी इस आंकड़े का जो बहुलक होगा ना 12 हो जाएगा। बट यदि यही नंबर ऑफ यहाँ पे इसकी संख्या अगर जो हम देखते हैं, मान लीजिए कि विषम नहीं सम होता, तो यहाँ पे जो दो संख्याएं बीच में रहती है उसको ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। बट अभी बीच वाला वैल्यू 12 है, इसलिए हम इसको टिक आउट करेंगे 12, यानी इसका आंसर जो है ना 12 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस का आंसर जो है कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। टिक आउट कर देंगे ऑप्शन नंबर डी को। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं। बातचीत किया जा रहा है यहाँ पे आंकड़े आपका बोल रहा है 12, 17, 81, 26, 38 और साथ ही साथ 42, 57, 62 का परिसर होगा। तो परिसर की बातचीत किया जाए तो परिसर बराबर फार्मूला होता है उच्च मान माइनस निम्न मान। तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा आप इसमें देखिएगा 81। सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा आपका 12 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? 81 से 12 को घटा देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से आपका 9 आ जाएगा, यहाँ से आपका 7 से 1 घटेगा तो आपका आ जाएगा कितना? 6, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 69। ऑप्शन नंबर डी को टिक आउट कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात किया जा कहता है यदि x 3, 4 और 5 का माध्य 4 हो तो यहाँ पे x का मान निकालना। तो सबसे पहले हमको पता है कि माध्य के लिए फार्मूला क्या होता है। माध्य के लिए फार्मूला था प्रेक्षणों का कुल योग। तो सभी को जोड़ेंगे, x प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5, टोटल कितनी है? 4, और इसका माध्य कितना दे रखा? 4। ठीक है ना, तो आप जोड़िएगा तो 5 और 4 9, 3 12, x प्लस में आ जाएगा 12, x प्लस में 12 और साथ ही साथ 4 चौको 16। तो x के मान की बात किया जाए तो 16 से क्या करेंगे? 12 को घटा देंगे, यानी कि रिजल्ट आ जाएगा 4। तो इसका आंसर जो है ना कितना आ जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 4th, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 61 की बात करते हैं। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट कर रखा है। कहता है बोल रखा है यहाँ पे केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे सही पैमाना इनमें से कौन है? केंद्रीय प्रवृत्ति, अभी हमने आपको बताया था केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप होते हैं, माध्य, माध्यक और बहुलक। तो यहाँ पे केंद्रीय प्रवृत्ति के जो सबसे उपयुक्त तो माप जो है ना आपका माध्य होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 का। क्वेश्चन नंबर 62 की बात किया जाए कहता है कि प्रथम 3 पूर्ण संख्या का माध्य। बच्चे अक्सर इसमें फंस जाते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं कि इसमें वैसी संख्या जो 0 से स्टार्ट होता है, यानी प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या बनती है। तो यहाँ प्रथम 3 पूर्ण संख्याओं की माध्य की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं 0 प्लस में 1 प्लस में 2 और बाई में 3। तो 2 और 1 3 और प्लस 0 यानी 3 रहेगा, 3/3 यानी कि आपका कटेगा, तो आंसर आ जाएगा यहाँ से 1। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर हम यहाँ पे टिक आउट कर देंगे बी को। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। बोल रखा है यहाँ पे कि किसी घटना की प्रायिकता का योग होता है। इसी में हम और कुछ प्रश्नों की बातचीत करेंगे। यहाँ पर बोल रहा है किसी घटना की प्रायिकता का योग होता है। तो किसी घटना की प्रायिकता का योग जो होता है ना 1 होता है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बोल रहा है यहाँ पे, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चंस नंबर बात करेंगे 64 का। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो किसी निश्चित घटना की जो प्रायिकता होता है ना क्या होता है? 1 हो जाता है। ठीक है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है। किसी भी अनिश्चित घटना या कह सकते हैं असंभव घटना की प्रोबेबिलिटी जो है ना 0 होता है। यदि ऐसा प्रश्न आया तो आप इसको टिक आउट कर सकते हैं। चलिए इसी में मेरा दूसरा प्रश्न है ना
किसी भी घटना की प्रायिकता जो है ना मैक्सिमम आपका 1 जाता है और मिनिमम में 0 जाता है, मतलब 1 से बड़ा नहीं होगा और 0 से छोटा नहीं होगा, 0 और 1 के बीच में ही होगा। ठीक है, याद रखिएगा। फिर यानी कि ऐसा भी प्रश्न पूछता है प्रायिकता का मैक्सिमम यानी अधिकतम मान क्या होगा, तो 1 होगा। प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होगा, तो प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 65 का। क्वेश्चन नंबर 65 की बातचीत किया जाए यहाँ पे, तो कह रखा है कि निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो देखिए अभी जैसा कि बताएं कि किसी भी घटना का प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं और 0 से कम नहीं, तो ये तो आपका 1 से कम है, तो ये हो सकता, मतलब ये सही नहीं है। ये भी हो सकता है बट ये सही नहीं है। 33%, बहुत सारे बच्चे 33%, 35% समथिंग जो भी परसेंटेज में यदि 100 अंडर 100 है ना, तो वो किसी घटना का प्रोबेबिलिटी हो सकता है। बट 33% का मतलब बना क्या, 33/100। इसका मतलब बना क्या, 0.33, तो ये हो सकता है जो 1 से छोटा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये आपका ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, यानी ये देखिएगा 7/6, यानी इसका रिजल्ट 1 दशमलव समथिंग आएगा जो 1 से अधिक है, यानी ये किसी घटना की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं यहाँ पे 66 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 का आप देख सकते हैं, जस्ट हमने इसी पे बातचीत किया था अभी कि प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है। तो प्रायिकता का न्यूनतम जो मान होता है क्या होता है, 0 होता है। ठीक है ना, और मैक्सिमम मान कितना, 1 होता है। तो ये बात को याद रखिएगा। चलिए तो इसका 66 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में। क्वेश्चन नंबर 67 की बातचीत किया जाए तो बोलता है कि 2 सिक्के को उछाल में शीर्ष आने की प्रायिकता होगी। शीर्ष आने की बात किया जा रहा है तो 2 सिक्के जो है एक साथ उछाला जाता है, कुल कितने परिणाम प्राप्त होते हैं। पहला आपका शीर्ष की बात किया जाए जिसको हेड कहा जा रहा है, हेड आएगा। दूसरा आएगा हेड और टेल आएगा, और तीसरा आपका आएगा टेल और फिर से आपका टेल आएगा, और तीसरा आएगा, चौथा आएगा टेल और हेड। ठीक है ना, तो 2 सिक्कों के उछाल में कुल प्राप्त परिणामों की संख्या 4 होती है, जिसमें 2 शीर्ष आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा। 2 शीर्ष यानी कि 2 हेड, तो 2 हेड की संख्या 1 है तो 1 आ जाएगा, और टोटल संख्या 4 है तो यानी कि आंसर आ जाएगा 1/4, जो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर कितना में है। ठीक है ना, तो इसको ऑप्शन नंबर कितना है, तो 1/4 आएगा आंसर। 2 शीर्ष आने की प्रोबेबिलिटी की बात किया जाए तो यहाँ ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम डी को टिक आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर बात किया जा रहा है यहाँ पे 66 का हो रखा है, 67 का भी हो रखा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पे 68 का। बोलता है 2 लगातार विषम संख्याओं का मासा होगा। तो विषम संख्या का मासा जो है ना 1 होता है। 2 लगातार विषम संख्याओं का मासा 1 होता है। 2 लगातार सम संख्याओं का मासा 2 होता है। 2 लगातार अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा 2 लगातार विषम संख्याओं का मासा 1 होगा। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। किसी भी संख्या का मासा 0 नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 69 का। क्वेश्चन नंबर 69 की बातचीत किया जाए यहाँ पे, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेमी है तो इसकी त्रिज्या क्या। देखिए परिमाप दिया, परिमाप बराबर फार्मूला क्या था, पाई प्लस 2 इंटू में क्या आता है, आर आता है। ठीक है ना, और इसका वैल्यू कितना दे दिया, 72 सेमी। ये अर्धवृत्त की बात करें तो पाई का वैल्यू 22/7 प्लस में क्या आएगा 2, इंटू में क्या है आर, बराबर में कितना 72 सेमी। तो ये एलसीएम लीजिएगा तो आपका 7 बनेगा, यहाँ पे बढ़ेगा आपका, यहाँ पे रहेगा 22, और यहाँ पे आपका प्लस में आ जाएगा 7 दूनी की 14, बराबर में इंटू में क्या है आर है, और साथ ही साथ बराबर में आपका यहाँ से दे रखा है कितना 72। ठीक है ना, इसको हल कीजिएगा तो आपका प्राप्त हो जाएगा 22, यानी कि 22 प्लस में 14, यानी कि आप कह सकते हैं इसको रिजल्ट जो आएगा 36, और वाई में कितना आएगा 7, और इंटू में क्या है आर, बराबर में कितना है 72। ठीक है, तो 72 की बात किया जाए तो 72 कट जाएगा, 36 दूनी 72, यानी कि आर का वैल्यू जो निकल के आएगा ना 7 दूनी की 14, त्रिज्या इसका आ जाएगा 14। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम टिक आउट कर देंगे कितना का, ए का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पे 70 का। क्वेश्चन नंबर 70 का
निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या की बात करता है। अभाज्य संख्या जिसका ओनली फोर केवल और केवल फैक्टर कितना हो, एक हो, यानी कि जिसका मैक्सिमम दो ही फैक्टर हो, वही आपका अभाज्य संख्या कहलाएगा। ये दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे, इसके सिवा किसी अन्य से ना कटे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभाज्य संख्या की बात किया जा रहा है, तो ये आपका अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ये तो आपका भाज्य है, ये भी भाज्य है और ये भी क्या है, भाज्य है। तो 70 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए फटाफट बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम 71 की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर बात कर रहे हैं। कहता है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 9 के मूलों का गुणनफल 8 है तो ए का मान। जब यहाँ मूलों की गुणनफल की बात क्या है तो अल्फा गुणे लगाएंगे बीटा बराबर क्या होता है यहाँ पे सी बाई ए होता है, सी बाई। ये देखिए यहाँ पे आपका जो है 8 दिया हुआ, तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस में अरेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका ए छुपा हुआ, ठीक है ना, यहाँ पे ए छुपा हुआ। क्वेश्चन से इनकरेक्ट था, बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में ए होना चाहिए। तो आप यहाँ पे 9 की जगह पे ए लीजिए और आप जा कर के मैथ को हल कीजिए। गुणनफल बराबर होता क्या है, तो आपका होता है सी बाई ए। सी बाई ए का वैल्यू हमें पता है, गुणनफल पता है 8 और सी का वैल्यू ए हो गया और ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी मेरा ए का वैल्यू जो आएगा ना 8 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 72 में कहता है कि बिंदु 3-4 के कोटि का मान होगा। तो इसमें कोटि की मान और भुज के मान की बात किया जाए तो एक्स का वैल्यू जो है ना क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाता है भुज, ठीक है ना, और साथ ही साथ वाई का वैल्यू जो है ना क्या कहलाता है कोटि। तो यहाँ पे आप अगर जो बात करते हैं, पूछा जा रहा है कोटि, यानी कोटि का मान -4 हो जाएगा, यानी वाई कोऑर्डिनेट कोटि कहलाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट भुज कहलाएगा। तो यहाँ पे कोटि का मान कितना -4 हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं 73 का। क्वेश्चन नंबर 73 की बातचीत की जा रही है। कहता है 3.27 है एक पूर्णांक, एक परिमेय संख्या, एक प्राकृतिक संख्या और साथ ही साथ एक अपरिमेय संख्या। तो आप यहाँ पे ये यदि पूर्णांक कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं और इसके एवज में हम परिमेय कहते हैं, तो ये सभी दोनों को शामिल करता है। पूर्णांक और प्राकृतिक को किस में शामिल हो जाता है, परिमेय। तो यहाँ कह सकते हैं कि 3.127 और ऊपर में रेकड़िंग, ये आपका परिमेय संख्या, ये आपका परिमेय संख्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 74 का। कहता है कि tan 49 डिग्री बाई कॉट 41 डिग्री का मान होगा। तो इसका मान जो है ना, यानी कि एक दूसरे का पूरक है, तो tan को चेंज कीजिएगा तो tan रहेगा आपका 49 डिग्री, बट यहाँ पे tan इसको लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस में 49 आ जाएगा, जो चला जाएगा tan 49 आएगा और बाई में कितना आ जाएगा, tan आपका आ जाएगा 49 फिर से, ठीक है ना। ये से ये कट गया, कितना आएगा 1 आएगा, यानी कि इसका आंसर आना चाहिए 1। ऑप्शन नंबर आप टिक आउट कर सकते हैं यहाँ से। 1 कितना में है, ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की 75 की बातचीत करें। क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा, बोला जा रहा है यहाँ पे कि BC समानांतर, यानी कि ये आपका एक चित्र दिया हुआ है। क्वेश्चन को थोड़ा सा और नीचे की ओर लेना पड़ेगा। ये चित्र दिया हुआ है, इस चित्र में आपका बोलता है कि चित्र में बोला जा रहा है ना कि BC समानांतर है। BC समानांतर क्या है, DE है। तो BC देखिए कौन है, ये BC है और ये DE है, ये एक दूसरे के समानांतर है। तो यहाँ पर बोल रहा है AD अनुपात AB, तो पहले लिया AD और फिर से लिया पूरा AB, ठीक है ना। तो इसमें क्या होना चाहिए था, AE अनुपात पूरा हो जाना चाहिए था AC, तो AE है और x का वैल्यू क्या आएगा, तो पूरा AC हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी टिक आउट कर देंगे, ठीक है ना। थेल्स परिमेय से ही हम कह सकते हैं, ठीक है, यानी ऊपर में है इसका समथिंग। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 75 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 की बातचीत किया जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं, बोला जा रहा है समांतर श्रेणी 2, 7, 12, 17 के लिए A30 माइनस A20 का मान होगा। तो इसके मान की बातचीत किया जाए तो आप ऐसा कर सकते हैं
आप ऐसा कर सकते हैं कि ए का वैल्यू आप यहाँ से ले लीजिए 2 आएगा, बट A30 की बात किया जा रहा तो ए प्लस में आ जाएगा 29D, ठीक है ना। माइनस में ए आएगा, माइनस ऐसे प्लस था बट माइनस का चिन्ह के चलते माइनस में आ जाएगा 19D, ठीक है। ए से कैंसिल हो गया, यहाँ से आपका घटेगा तो आपका आ जाएगा 10D, और डी का वैल्यू 2 है तो यानी कि 10 इंटू 2 यानी कि 10 इंटू 2 यानी कि मेरा रिजल्ट आ जाएगा 20। यानी हम यहाँ से ऑप्शन नंबर किसको टिक आउट कर सकते हैं, डी को टिक आउट कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है 20 है, जो A30 माइनस A20 का मान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। क्वेश्चन नंबर 77 की बातचीत किया जाता है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है देखिएगा, बोलता है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। जैसा कि हम लोग थ्योरम पढ़े थे कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसी से रिलेटेड आपका एक और ऊपर में था इसका कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि जब एरिया दिया हुआ A1/A2 तो यहाँ पे इसका रिजल्ट आता है संगत ऊंचाई यानी कि H1 का स्क्वायर वाई में H2 का स्क्वायर, बट हमें H1/H2 चाहिए, ठीक है ना। तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, यानी कि आप यहाँ ले सकते हैं 9/4 आ जाएगा, यानी इसका स्क्वायर रूट 3 आएगा और अपोन में कितना आ जाएगा 2, यानी 3:2 कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो 77 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 78 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या बोला जा रहा है देखिएगा, बोलता है यहाँ पे आपका बोला जा रहा है कि यदि x माइनस वाई बराबर में 6, x माइनस वाई बराबर में कितना 6 बराबर में यहाँ फिर का रखा है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में कितना 30, तो आपका एक्स वाई के मान की बातचीत किया जा रहा है। चलिए तो आप एक फार्मूला देखे थे यहाँ पे, यदि फार्मूले की बात करें तो ऐसा कर सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस में या ए प्लस में बी का होल स्क्वायर, बट हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ एक्स माइनस वाई का वैल्यू, तो यहाँ पे हम लगाएंगे एक्स माइनस में वाई का होल स्क्वायर बराबर में फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में क्या आता 2xy आता। देखिए हम डायरेक्ट भी कर सकते थे बट आपको समझना है इसलिए थोड़ा सा हम इसको डिटेल से कर रहे हैं। यानी आप यहाँ से ले सकते हैं 6 का स्क्वायर, तो और साथ ही साथ 6 का स्क्वायर माइनस बराबर में आपका ये टोटल का वैल्यू दे रखा 36, ठीक है, सॉरी 30 है, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर आएगा 6 × 36 और ये प्लस में इधर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में, यानी कि 30 आ जाएगा। बराबर में क्या बच गया -2xy, ठीक है ना। यदि यहाँ पर देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि x का वैल्यू जो है यानी कि x का वैल्यू जो आएगा 6 अपोन में कितना आ जाएगा -2 आएगा, अपोन में इक्वल कितना आएगा xy आएगा, यानी कटेगा -3 आ जाएगा, ठीक है। क्या सही हो रहा है? तो आप देख सकते हैं इसका आंसर जो है ना माइनस कितना निकल के आएगा 3 आएगा। यानी कि अगर जो इस क्वेश्चन को हम फिर से देखें तो ऐसा कर सकते हैं डायरेक्ट, यदि इसको देखा जाए तो ऐसा कर सकते हैं ना कि जो दिया हुआ है ना ये 6 का स्क्वायर कर दिए, 6 का स्क्वायर में से डायरेक्ट 30 को सब्सट्रैक्ट करके और -2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ से आपका रह जाएगा xy, तो 6 × 36 से 30 घटेगा तो 6 आएगा, 6 अपोन में -2 आएगा तो ये -3 आ जाएगा और एक xy। आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन में नहीं है तो हम इसको अलग से एक ऑप्शन क्रिएट करते हैं, ऑप्शन नंबर ई, बट ऐसा होता नहीं है, फिर भी हम ऑप्शन यहाँ पे इसका आंसर जो है ना -3 आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 79 का। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करेंगे। क्या कह रखा है tan थीटा बराबर √3 तो sec थीटा का मान। अक्सर क्वेश्चन देखते थे कि tan थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान क्या, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आप कहिएगा tan थीटा बराबर में √3 है और यहाँ से sec थीटा के मान की बात किया जा रहा है। तो tan थीटा यानी कि tan थीटा बराबर आप ले सकते हैं √3 किसका वैल्यू होता है तो tan 60 का, ठीक है ना, यानी कि tan 60 डिग्री का। तो यहाँ से मेरा जो रिजल्ट आया थीटा का वैल्यू जो है ना थीटा बराबर आएगा 60 डिग्री, तो हमें sec 60 डिग्री का वैल्यू चाहिए, sec
60 डिग्री। तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, यानी कि कॉस 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है ना 1/2 होता, तो सेक 60 का इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हम टिक आउट कर सकते हैं, यानी कि इसका आंसर 2 आएगा। बट ऑप्शन नंबर टिक आउट करेंगे कितना का, तो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं कि डी हो जाएगा। चलिए, तो 79 का डी हो गया। आप अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे यहाँ पे 80 का। ठीक है, बोलता है कि 2,5 का या दो कोऑर्डिनेट 2, 5 का जो है ना एक्स अक्ष से दूरी, तो यहाँ पे आप देखिएगा ये जो है ना 2 और 5 यहाँ आएगा। ठीक है, और एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष से जो दूरी होता है उसको कहते हैं हम कोटि। क्या कहते हैं, कोटि। तो ये बात को याद रखिएगा, एक्स अक्ष से ली गई दूरी को कोटि कहेंगे और वाई अक्ष से ली गई दूरी को भुज कहेंगे। तो एक्स अक्ष से दूरी कोटि कहलाता है, तो कोटि का मान क्या है, 5 है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे दूरी सूत्र लगा देते हैं या मूल बुंदी सूत्र जरूर लगाते हैं, तो ये गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 81 का। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 81 को अगर जो देखा जाए तो इसका सॉल्यूशन काफ़ी लॉन्ग है, जो इसी स्क्रीन पे थोड़ा सा कर पाना डिफ़िकल्ट है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को इग्नोर करते हैं और बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन को। ठीक है ना, यदि किन्हीं बच्चों को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है ना क्या कर देंगे, आपके साथ शेयर कर देंगे, या फिर हम अपने अपलोड कर देंगे समथिंग जो आपके लिए सुविधाजनक होगा। बट यहाँ पे स्क्रीन पे कर पाना पॉसिबल नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 82 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करेंगे। यहाँ पे बोल रखा है सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग की बात किया जा रहा है, तो सभी वर्ग जो है ना क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या बोला जा रहा है, यदि 3 बिंदु संरेखीय तो उससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान होगा। तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसका क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। यदि 3 बिंदु संरेखीय होगा तो उससे बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान 0 होगा, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा तो बिंदु में संरेखीय होगा। चलिए तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमें 84 का। क्वेश्चन नंबर 84 की बातचीत किया जाए तो कहता है साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर में होता है, तो साइन का पूरा कॉस होता है, तो यहाँ पे आपका ए प्लस बी प्लस सी क्या रखा, तो कॉस सी ए बाई 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 का, चलिए तो 85 में क्या क्या रखा, यदि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः एल बी और साथ ही साथ क्या क्या रखा, एच है, तो घनाभ का विकर्ण होगा। तो घनाभ के विकर्ण के लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट में L² प्लस B² प्लस में H², यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर बातचीत करेंगे। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 86 का, जिसमें कह रखा है प्रश्न में क्या कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेदी बिंदु को कहते हैं। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष, तो ये आपका मान लीजिए एक्स अक्ष और ये क्या है वाई अक्ष, जहाँ प्रतिच्छेद करते हैं इस पॉइंट्स को कहा जाता है मूल बिंदु, है ना, ऑरिजिन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 87। ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल वे में कर सकते हैं। हमें करा क्या, x² प्लस में 1/x² बराबर 27 है, तो x माइनस 1/x, तो इससे रिलेटेड हम प्रश्न करवाए हैं। यदि ऐसा का x² प्लस में 1/x² बराबर में समथिंग जो रिजल्ट दिया रहे, और यदि हमें x माइनस 1/x की बात करें, x माइनस 1/x प्लस में हो और माइनस वाले की बात करें, तो जो दिया हुआ है ना उससे 2 घटा करके स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, यानी कि 25 आएगा, 25 का स्क्वायर रूट आएगा 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट कर सकते हैं। ठीक है, बट यहीं यदि इसका कुछ वैल्यू दे दिया 14 और यहाँ पे प्लस में मान पूछे, तो हम क्या करते हैं 2 ऐड कर देते हैं। प्लस में रहेगा तो 2 को जोड़ेंगे स्क्वायर रूट निकालेंगे, माइनस में रहेगा तो 2 को घटाएंगे स्क्वायर रूट निकालेंगे। क्लियर। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं। 88 बोलता है कि 130 से 150 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह बराबर फार्मूला था उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2। ठीक है ना, यानी दोनों को जोड़ करके 2 से भागा दे देंगे। जोड़िएगा तो आपका यहाँ से आ जाएगा कितना, 280 आएगा, 280, और 2 से भागा दीजिएगा तो रिजल्ट आएगा 140। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम टिक आउट करते हैं बी को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 89 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 89 की बातचीत किया जाए तो यहाँ पर क्या कह रखा, दो पासे को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों पासे पर समान अंक आने की घटना, प्रोबेबिलिटी की नहीं बात कर रहा, दोनों पासे पे समान अंक आने की घटना। तो दोनों पासे पर समान अंक यानी 1 से 6 तक होता है, 1 से 6 तक, तो 1 1 आएगा, 1 2 2 आएगा, 3 3 आएगा और 4 4 आएगा, 5 5 आएगा, ठीक है ना, 6 6 आएगा। टोटल कितनी घटनाएं घटी, तो इधर 3 और 3 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दिए गए चित्र में एक्स के वैल्यू को पूछा जा रहा है, किसके वैल्यू को, तो एक्स के वैल्यू को। तो आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या रखा, ये एंगल आपका जो है ना 60 है और ये कितना है 110 है। तो हमें चाहिए क्या, एक्स का वैल्यू। तो सबसे पहले हम ये एंगल को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये एंगल प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये बाहर वाले कोण का मान जो है ना सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये कोण को हम वाई मान लेते हैं। तो वाई का वैल्यू बराबर डायरेक्ट क्या करेंगे ना, वाई का वैल्यू 110 डिग्री में से, ठीक है, 110 डिग्री में से 60 डिग्री को घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से घटेगा तो आपका रिजल्ट आ जाएगा कितना, 50 डिग्री। कितना डिग्री, 50 डिग्री। अब बताइए यहाँ पे आपका ये जो है ना, ये बन जा रहा है एक सरल रेखा, इधर आपका 50 है तो इधर प्लस में ये x बराबर हो जाएगा 180, यानी कि x प्लस में 50 बराबर कितना आएगा, 180। x के मान की बात किया जाए तो 150 से 30, 180 से 50 घटाएंगे यानी मेरा रिजल्ट आएगा 130। ऑप्शन नंबर हम सी डी को टिक आउट करेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 को यहाँ से ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 कहता द्विघात बहुपद क्या आलेख होता है, तो आप एक बार फिर से सुन लीजिएगा। रैखिक बहुपद कहेगा तो उसका आलेख होता है सरल रेखा, यदि द्विघात कहे तो उसका होगा परवलय, यानी जो ऑप्शन नंबर सी में है। त्रिघात कहेगा तो वक्र रेखा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 हो गया। क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं यहाँ से 91 के बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। क्वेश्चन नंबर 92 कहता है एक सिक्के को उछालने पर जीत आने की प्रोबेबिलिटी। एक सिक्के को उछालेंगे तो जीत का भी प्रोबेबिलिटी 1/2 और पट का भी प्रोबेबिलिटी 1/2। तो जीत की बात किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 की बातचीत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 तो यहाँ पे जो है ना बोल रखा है क्या, 0.23 और टोटल पे रेकडिंग है, तो इसका भिन्न रूप क्या होगा। तो इसको भिन्न रूप में लिखने के लिए जितने अंकों पे रेकडिंग है उतना यानी कि 9 लिख दीजिए डायरेक्ट, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा 23 वाई में 99। ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना का, क्वेश्चन नंबर 94 का। क्या कह रखा है, कहता है केयर, यानी यहाँ किसी होना चाहिए था, किसी होना चाहिए था, ठीक है। बोलता है किसी त्रिभुज के तीनों लंब के मिलान बिंदु को कहा जाता है। जो लंब बिंदु का मिलान, लंबों के मिलान बिंदु को लंब केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लंब केंद्र। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं यहाँ पे 95 का। क्वेश्चन नंबर 95 का कहता 6 सेमी भुजा वाले घन में से 2 सेमी भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न को आप ऐसे हल कर सकते हैं, किसी भी वस्तु को पिघलाकर, गलाकर, तोड़कर, फोड़कर, जैसे भी हो एक नया वस्तु बनाया जाता है और वस्तुओं की संख्या पूछे तो नए वस्तुओं की संख्या बराबर होता है बड़े वस्तु का आयतन, बड़े वस्तु का आयतन, ठीक है ना। वस्तु का आयतन बाई में क्या आ जाएगा, छोटे वस्तु का आयतन, छोटे वस्तु का आयतन। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ा वस्तु क्या है, तो 6 सेमी भुजा का एक घन है और बनाया जा रहा है क्या, 2 सेमी भुजा वाले। तो लिख सकते हैं 6 सेमी का होल क्यूब और बाई में आ जाएगा 2 सेमी का होल क्यूब, ठीक है। तो ऊपर आएगा 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 गुणे 6 गुणे में 6, ठीक है ना। और साथ ही साथ और फिर नीचे आएगा 2 गुणे में 2 गुणे में 2, ठीक है। सेमी कैंसिल होगा, 2 तिहाई की 6 और 2 तिहाई की 6, ठीक है ना। फिर से आपका 2 तिहाई 6, यानी कि 3 तिया 9 तिया 27, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे 27 कितना में है, ऑप्शन नंबर जो है ना, ऑप्शन नंबर हम डी को टिक आउट करेंगे। चलिए तो फटाफट बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। क्वेश्चन नंबर 96 की बातचीत करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 ये डायरेक्शन से रिलेटेड प्रश्न है। कहता है एक आदमी 24 मीटर जो है ना, 24 मीटर पश्चिम जाता है। तो हम डायरेक्शन बना लेते हैं, ये आपका जो हो जाएगा नॉर्थ हो जाएगा, ये आपका साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा और ये आपका वेस्ट हो जाएगा। कितना मीटर, 24 मीटर पश्चिम। चलिए इधर गया कितना, 24 मीटर। मान लीजिए यहाँ पे पहुँच गया
पुनः वह 10 मीटर उतर जाता, उतर यानी कि ऊपर की ओर जाता है 10 मीटर। अब कहता है कि आरंभिक बिंदु, तो चलना स्टार्ट यहाँ से किया था, इसको यहाँ से मिला देंगे, ठीक है ना। ये हो गया कितना, तो 24 मीटर, और ये कितना हो गया 10 मीटर। तो ये बन गया कर्ण। कर्ण बराबर फार्मूला आता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि 24 का स्क्वायर और प्लस में कितना आ जाएगा 10 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 576, और प्लस में कितना आएगा 100 आ जाएगा, यानी टोटल रिजल्ट देगा 676 और 676 का स्क्वायर रूट जो निकल के आएगा ना 26 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर कितना सी को टिक आउट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पे जो है ना हम क्वेश्चन नंबर 97 का। बोलता है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल होता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है 2 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है 4 है, तो इन दोनों का मल्टीपल कितना आएगा 8 आएगा। ऑप्शन नंबर सी टिक आउट करेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 98 का। तो यहाँ पर कहता है tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान है। तो tan स्क्वायर 60 डिग्री के मान की बात किया जाए तो यहाँ पे पहले तो tan 60 का वैल्यू ले लेंगे, कितना tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है कितना √3 स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन की बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पर बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 99 की कि बहुपद x इंटू में 2x माइनस में 5 -3 के शून्यकों का योग। देखिए सबसे पहले इसको हम बहुपद को कन्वर्ट करेंगे, थोड़ा सा सोल्व करेंगे, यानी 2x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में 5x आएगा और माइनस में 3, इसके शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो ये माइनस में ऑलरेडी, तो प्लस में आ जाएगा 5 और y में 2, यानी 5/2 क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 की बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की बात क्या कह रहा है, ठीक है ना। यानी कि बोला जा रहा है यहाँ पे कि x बराबर -5 का आलेख कैसे होगा। तो x, तो ये आपका x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है, ठीक है ना, ये 0 x अक्ष, यानी कि x बराबर -5, तो -5 यहाँ पे समथिंग है, तो इसका आलेख ऐसे बनेगा, ये किसके समानांतर, तो y अक्ष के समानांतर, ठीक है ना। यदि y का वैल्यू दिया रहेगा तो x अक्ष के समानांतर, और x का वैल्यू तो y अक्ष के समानांतर, यानी कि हम यहाँ पे टिक आउट कर सकते हैं y अक्ष के समानांतर जो है ना, यानी क्वेश्चन नंबर 100 का जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है, y अक्ष के समानांतर। ठीक है, तो हमने पूरे 100 में 100 क्वेश्चंस को करवाया पिछले सेशन में। यदि जो बच्चे ना देखे होंगे तो सेशन फर्स्ट में जो है ना 50 यानी पार्ट 1 में 50 क्वेश्चंस को कराया, और शेष ही 50 के बाद 50 क्वेश्चंस को अभी करा दिया, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देखिए एक एक करके प्रश्नों को, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, समझें। और साथ ही साथ जो है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बीच में समथिंग कहीं कुछ साउंड प्रॉब्लम्स हुआ होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि आसपास में थोड़ी सी साउंड वाइब्रेट हो रही है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय सभी को।